नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेजी कैरियर मेकर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपीआईटीआई इंस्ट्रक्टर का पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे। इससे हमें आइडिया लगेगा कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है और यूपी में एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहेगा। तो पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 16 तक हम देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स कि जो बहिष्कार शब्द है, इसका हमें सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो सही संधि विच्छेद का चयन देखिए, ऑप्शन ए है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठें, जिससे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, उनको मार्क कर सकें और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ऑप्शन ए देखिए, बी, सी और डी देखिए, आपको जो सही संधि विच्छेद है उसको आप बताइए। तो उम्मीद करता हूँ आपने अपना आंसर जो है वो चुन लिया होगा। अब हम देखते हैं सही आंसर क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो है, करेक्ट आंसर आपका ए, बही प्लस कार। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं, बट यहीं पे हमारी गलतियाँ होती हैं। इसी तरह के क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देख लिया होगा, पहला आंसर हमारा सही है, जो कि सही संधि विच्छेद है बहिष्कार का, बही प्लस कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सही संधि विच्छेद का हमें चयन करना है नाविक का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन करने में जल्दबाजी ना करें, 20 सेकंड ले लें, 25 सेकंड ले लें, कोशिश करें कि आपका आंसर सही सेलेक्ट हो। ठीक है, तो नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आपने अपना ऑप्शन चुन लिया होगा। अगर और 2-3 सेकंड ले लें तो आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए, 9 प्लस इक, इसका मिला के आपका क्या बनेगा, नाविक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चंस में गलती होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है। हिंदी को आप हल्के में ना लें, यहाँ से भी क्वेश्चन उतनी ही इक्वली इम्पोर्टेंस है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहले का आंसर था आपका ऑप्शन ए, 9 इक। नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या करता है, सही संधि विच्छेद का चयन करना है दिगंबर का। ठीक है जी, तो आप अपना आंसर बताइए, जो भी आपका आंसर है दिगंबर का। सोचिए ऑप्शन 4 में से कौन सा सही होगा। आप समय ले सकते हैं 15 से 20 सेकंड का। अब आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, दिक प्लस अंबर। ठीक है जी, दिक प्लस अंबर जो है वो सही संधि विच्छेद होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सही होगा। अगर सही नहीं हुआ तो इस तरह के आंसर्स को याद रखने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। उम्मीद यही है कि मई में एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20, निराशा। ठीक है, निराशा का देखिए क्या होगा सही आंसर। चारों ऑप्शंस में से आप सही को सिलेक्ट करने की कोशिश करें। देखते हैं सही आंसर क्या है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, निर प्लस आशा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन का लेवल ना हाई है ना लो है, इस तरह के क्वेश्चन आने की उम्मीद है आपकी में। तो निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निर प्लस आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश के राष्ट्रपति 1 से 4 अगस्त 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन पुराना है, ये यात्रा हो चुकी है, तो अब करेंगे नहीं, ये हो चुका है। तो किस देश के राष्ट्रपति ने 1 से 4 अगस्त 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की, क्वेश्चन ये हो जाएगा। आंसर देखिए, क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। 2022 का करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2022 और 23 के 4-5 महीने। तो हम सही आंसर देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन बी, मालदीव के जो आपके राष्ट्रपति थे उन्होंने भारत की यात्रा की। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से किसका 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया है।
ठीक है, तो ऑप्शन है आपका लेट्स मेक इट हैपन, मूव ऑन विद गेम्स, हैंड योर होप हाई हेल्ड योर होप हाई एंड गेम्स वाइंड ओपन। तो आपने सही आंसर चुन लिया होगा। देखते हैं क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, निम्नलिखित में से किसका 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया है। ठीक है जी, तो ये पेरिस ओलंपिक का आधिकारिक नारा होगा। तो सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ गेम्स वाइड ओपन। तो गेम्स वाइड ओपन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक संकट के कारण एशिया कप 2022 को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक संकट के कारण, जैसा कि आपको पता होगा श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही संकट गहराया हुआ है, तो एशिया कप 2022 को स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ये हमें बताना है कहाँ पे स्थानांतरित किया गया है। तो आप अपना ऑप्शन देखें कौन सा सही होगा। चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, बांग्लादेश। तो ये जो आपका एशिया कप होना था 2022 को, इसको बांग्लादेश में स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन है आपके असम, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा। कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। सेमीकंडक्टर नीति याद होगी दोस्तों आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नीति है ये। तो सही आंसर देख लेते हैं किस राज्य ने ये नीति शुरू की है। तो गुजरात राज्य ने ये नीति शुरू की है, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर नीति। तो सेमीकंडक्टर नीति कहाँ से शुरू हुई है, गुजरात से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी है। ठीक है, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी है। तो ऑप्शन है आपके भोपाल, ग्रेटर नोएडा, मुंबई, गांधीनगर। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। आपने ऑप्शन देख लिया, आंसर देख लेते हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ गांधीनगर। तो गांधीनगर में क्या हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी गई है। तो याद रखेंगे गांधीनगर में। ठीक है जी, गांधीनगर क्या है, गुजरात में है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2022 में बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करंट अफेयर भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो जिसमें मुद्रा से रिलेटेड और राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये तो आपके सिलेबस में क्लियर मेंशन किया गया है कि मुद्रा और देश की मुद्रा मतलब करेंसी और आपकी कैपिटल। ठीक है, तो जुलाई 2022 में बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। तो आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे ने क्या किया है, सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में डैश विश्व कप 2022 की मेज़बानी के लिए साइनिंग ऑफ गारंटीज़ को मंजूरी दी है। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में डैश विश्व कप 2022 की मेज़बानी के लिए साइनिंग ऑफ गारंटीज़ को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने हैं चारों। सही आंसर आप टिक कीजिए कौन सा होगा। आपने सोच लिया होगा, अब आंसर देखते हैं। आंसर है करेक्ट आपका सी, दैट इज़ फीफा अंडर 17 महिला। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है आपका, इसकी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ये क्वेश्चन पुराना है बट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं बता देना चाहूँगा आपको, 2022 और 23 का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो करंट अफेयर एटलीस्ट आप 22 का कर लें और आप जो 23 में जब भी एग्ज़ाम हो तब तक का करके जाएंगे। तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन सी, दैट इज़ फीफा U17 महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन नंबर 28 आपकी लास्ट वीडियो को इंक्लूड करके है।
इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट किया है। अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, और जिसके अंदर 16-17 क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, वो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। क्वेश्चन है आपके, बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके प्रणय कुमार वर्मा, सुमित कुमार, सतीश सिंह, करण जायसवाल। सही आंसर क्या है अभी हम देख लेते हैं। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। किस देश ने हाल ही में हांगकांग सैन्य अभ्यास 2022 का आयोजन किया है। दोस्तों ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि 2022 और 2023 के जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक के सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में काउंट होंगे, और ये 5 नंबर का आपका आएगा। तो आप 5 नंबर के लिए भी आपको एक एक नंबर के लिए कड़ी मेहनत करनी है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने हाल ही में हांगकांग सैन्य अभ्यास 2022 का आयोजन किया है। तो आप अपना आंसर टिक कीजिएगा, कौन सा आंसर है आप नोट करते जाइएगा, और वीडियो के अंत में देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताइवान। तो जो क्वांग सैन्य अभ्यास है वो आपका ताइवान ने शुरू किया है। तो क्वेश्चन था, किस देश ने हाल ही में हांगकांग सैन्य अभ्यास 2022 का आयोजन किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ताइवान। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि जो कुएं से पहले पानी भरती थी तो कौन भरती थी, ताई भरती थी। ठीक है, पुराने लोग होते थे जिन्हें हम ताई कहते थे। तो आप ऐसे याद रखेंगे, कुएं से पानी भरने जाती थी ताई। ये ट्रिक है दोस्तों, बस आपके याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। किस देश के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, यूक्रेन, चीन, जापान एंड रूस। तो सही आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, यूक्रेन। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन को किसी ना ट्रिक से रिलेट कर लिया कीजिए, जो ताकि आपको याद रहे। तो आपको याद रहेगा कि वोलोडिमिर जेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कहाँ के हैं वो हैं आपके यूक्रेन के। तो आप कैसे याद रखें, कोई भी ऐसा बना लीजिए कि कोई क्रेन है वो चर्चा में आ गई है ना, क्रिस्टल में आई थी, विस्टल में आई थी, इस तरह से ऐसा कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलेशिया में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है। मलेशिया में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 31 अगस्त, 2 सितंबर, 28 अक्टूबर, 21 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, ये फ्रेंड्स वीडियो में हिंदी में लेके आया हूँ क्वेश्चन। अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं सेम क्वेश्चन आपके इंग्लिश में लेके आ जाऊँगा। तो आंसर देखते हैं कि मलेशिया में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 31 अगस्त। ठीक है दोस्तों, तो आप कैसे याद रखेंगे इसको, कोई भी एक ट्रिक बना लीजिए। देखिए मलेशिया में आपको सिया दिखाई दे रहा होगा, सिया मतलब सीता। ठीक है, तो सीता ने आपको पता होगा अग्नि परीक्षा दी थी, तो अगस्त से आग को पकड़ लेंगे आप, ऐसे याद रखेंगे। तो मलेशिया से आपने सीता को पकड़ा और अगस्त से आपने आग को पकड़ा, तो आपको याद रहेगा कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी। तो आपको मंथ याद आएगा तो डेट याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो 31 अगस्त आपको इस तरह से याद रहेगा। दोस्तों ये मेरी बनाई हुई ट्रिक है, हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, तो आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। बट मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसी ना किसी चीज़ से रिलेट कर लीजिए, तो अंत तक आपको याद रहेगा। वरना हम आज याद करते हैं और शाम को ही भूल जाते हैं, अगले दिन की तो बात ही छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जारी नृत्य का आयोजन सितंबर से होगा, यह नृत्य किस राज्य में होगा। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जारी नृत्य का आयोजन सितंबर से होगा, यह नृत्य किस राज्य में होगा। ऑप्शन है आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर। तो हम यहाँ पे आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर है ए, दैट इज़ राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो अब ये कैसे आप याद रखेंगे, देखिए ज़्यादातर जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वो राजस्थान में ही हैं। ठीक है, तो राजस्थान में, और नृत्य भी राजस्थान का बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इस तरह से आप याद रखते हैं। और सितंबर से होगा वो कैसे याद रखेंगे
कि राजस्थान के लोग जो है ना वो पानी के लिए बहुत सताए रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि नृत्य की जहाँ की बात आती है तो राजस्थान का नृत्य प्रमुख है, पर्यटन स्थल भी वहाँ पे हैं और वो लोग पानी के लिए बहुत सताए जाते हैं। ठीक है, पानी की वहाँ पे समस्या है। तो इस तरह से कोई भी ट्रिक आप बना के रिलेट करके आप उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में कौन स्टार स्टैंड इवेंट में मिस दिवा यूनिवर्स 2022 बनी? क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, हाल ही में कौन स्टार स्टडेड इवेंट में मिस दिवा यूनिवर्स 2022 बनी? ठीक है, आंसर देखते हैं। 4 ऑप्शन है और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको स्पीड स्लो लग रही हो तो आप स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं 1.25 टाइम्स या 1.5 टाइम्स। मैं क्वेश्चन को धीरे पढ़ रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन पढ़ें। केवल पढ़ना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, चीज़ें हमें याद रहें, वो मेन ऑब्जेक्टिव है। आप पढ़ के बहुत सारा जाएं, याद कुछ भी ना रहे, वो किसी काम का नहीं है। उससे बेटर है थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें। तो क्वेश्चन ये था, हाल ही में कौन स्टार स्टडेड इवेंट में मिस दिवा यूनिवर्स बनी है? और हमारा सही आंसर है दिविता राय। देखिए अब कैसे याद रहेगा आपको, मिस दिवा है ना, मिस दिवा में आपको दिवा दिख रहा है और नीचे नाम में भी दिविता राय दिख रहा है। तो दोनों से क्या करेंगे आप, दिवा दिवा ऑप्शन को पकड़ लेंगे। तो यहाँ से आपको ये याद रहेगा। ठीक है, दिख रहा होगा क्वेश्चन में भी दिवा है और ऑप्शन में भी दिवा है। दिविता राय से दिवा पकड़ लेंगे तो आपको वो याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 34। वज्र प्रहार 2022 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बकलुह में संपन्न हुआ है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करंट अफेयर में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो वज्र प्रहार किस किस के बीच में होता है वो आपको याद रखना है। आप अपना आंसर मार्क कीजिए और सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। ठीक है, तो वज्र प्रहार आपको याद रखना है कि भारत और अमेरिका के बीच में होता है, जो कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। दोस्तों अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, ये पार्ट सेकंड है, तो पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में 17 क्वेश्चन कराए गए हैं जो कि हिंदी के क्वेश्चन हैं और भी कुछ इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, BWUF विश्व चैम्पियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? ठीक है जी, तो आपको इसका आंसर बताना है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ विक्टर एक्सेल्सन ने। तो विक्टर एक्सेल्सन ने क्या किया है, आपका इस खिताब को जीता है और अपने नाम किया है। ये 2022 का पुरुष एकल खिताब था। ठीक है, विक्टर मतलब विक्ट्री हुई, विक्ट्री मतलब जीत हुई। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ट्रिक बना लीजिए। तो विक्टर जब आपको याद आ जाएगा तो ये चीज़ आपको याद आ जाएगी। कई बार क्या होता है दोस्तों, आपको ना क्वेश्चन से रहे या ना रहे, ऑप्शन दिमाग में रहता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। कई बार ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर आप टिक करेंगे। तो कोई ना कोई ट्रिक बनाने की ज़रूर कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, किस देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुप्रवेश पर्यटक वीज़ा अवधि को 5 साल तक बढ़ा दिया गया है? आई रिपीट द क्वेश्चन, किस देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुप्रवेश पर्यटक वीज़ा अवधि को 5 साल तक बढ़ा दिया गया है? मतलब वीज़ा की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन है आपके भारत, श्रीलंका, उत्तर कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर क्या होगा, आप 10 सेकंड ले सकते हैं, सोचिए और आंसर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। तो सही आंसर देखते हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। यानी श्रीलंका ने क्या करा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुप्रवेश पर्यटन वीज़ा अवधि को 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अभी आपको पता होगा जैसे कि श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि वहाँ पे क्राइसिस चल रहा है, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही होगी, तो उन्होंने वीज़ा की अवधि को बढ़ा दिया है। ऐसे कुछ भी रिलेट कीजिए ताकि आपका आंसर याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीति पार्टी के 64 नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में पार्टी से हाल ही में त्यागपत्र दे दिया है? आई रिपीट द क्वेश्चन, किस राजनीतिक पार्टी के 64 नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में पार्टी से हाल ही में त्यागपत्र दे दिया है?
ठीक है, तो अभी आपको देखना है आंसर क्या है इसका। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ 64। सॉरी, ऑप्शन सी है कांग्रेस। यानी कि कांग्रेस पार्टी के 64 नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में पार्टी से हाल ही में त्यागपत्र दे दिया है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है ये, और कोई शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें ये क्वेश्चन ना आए। तो जो अगर आप नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं दोस्तों, नोट्स बना लीजिए, अच्छी बात है। नोट्स बनाने का सही तरीका ये है कि जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं या जितनी भी बुक्स से आप पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबको एज इट इज़ आपको नोट करना है। कोई ऐसा पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट मेरे बताने से ही नहीं, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ हट के है, पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन को कहीं मार्क कर लीजिए कीजिए, नोट कर लिया कीजिए। आप दोस्तों किसी बुक से 10 पेज पढ़ रहे हैं तो 10 तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 में से 4-5 पेज ऐसे होंगे जो आपको याद हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट नोट कीजिए जो लास्ट टाइम पे घंटे 2 घंटे 4 घंटे आप पढ़ें, तो उसके लिए वो एक गोल्डन नोट्स जो है आपके साबित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस राजनीतिक पार्टी ने एक बूथ एक सखी मुहिम का आगाज करने का फैसला लिया है? क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, खासतौर से हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है इसका। ऑप्शन ए है जेजेपी। ठीक है दोस्तों, जेजेपी जो पार्टी है इसका जो फुल फॉर्म है वो जनता जनार्दन पार्टी है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। इन्होंने कौन सी एक मुहिम छोड़ी है? एक बूथ एक सखी मुहिम का आगाज़ किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विकास यात्रा के लिए नए मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? आई रिपीट द क्वेश्चन, हाल ही में किसने विकास यात्रा के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप जारी किया है? ऑप्शन हैं आपके नीति आयोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई और ईएसी पीएम। तो आप अपना आंसर चूज़ कीजिए, मार्क कीजिए कौन सा है। आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, तो आंसर चेक करते हैं। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दैट इज़ ईएसी पीएम। ठीक है, आप दोस्तों वीडियो के में अंत तक जुड़िए रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप नोट कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं दोस्तों। अगर आपका 60% स्कोर रहता है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी एवरेज है, और अगर आप 70 प्लस जाते हैं, 75 प्लस जाते हैं, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिया नेता मुक्ता अल सदर किस देश से संबंधित हैं? आई रिपीट द क्वेश्चन, सिया नेता मुक्तदा अल सदर किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, सीरिया। आंसर देखते हैं दोस्तों, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, इराक। ठीक है, तो आपको फिर यदि मैं एक ट्रिक बताऊंगा, देखिए सिया में आपको सीता याद दिखाई दे रही है, और सीता ने पता आपको अग्नि परीक्षा दी थी। तो इराक, राख आप इस यहाँ से देखेंगे, और राख कब बनती है? जब किसी चीज़ को हम आग से जलाते हैं। ठीक है, जो आग में आपने किसी चीज़ को जलाया, किसी ऑब्जेक्ट को आपने बर्न किया आग के अंदर, तो वो क्या होगा? एक राख बन जाएगी, है ना। और सिया ने क्या दी थी? अग्नि परीक्षा दी थी। दोस्तों ये ट्रिक है, बस आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। मैं इसी तरह से याद करता हूँ चीज़ों को, ट्रिक मतलब कुछ ना कुछ रिलेट कर लेता हूँ ताकि इससे मुझे याद रहे लंबे समय तक। तो मुझे कोई नहीं, पूरी एक क्वेश्चन में एक लाइन पकड़नी थी, एक वर्ड पकड़ना था, इसमें मैंने शिया को पकड़ा और ऑप्शंस में से मैंने राख को पकड़ा। ठीक है दोस्तों, आप कुछ भी बना सकते हैं। आप ईरान से रन को ले सकते हैं, रन लेने के लिए भगते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी जो आपको सही से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए जा रहे अक्षर समूह की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए हैं। इसको मैं ऐसे वीडियो में तो कराना थोड़ा सा मुश्किल है, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्या है? कलम का रिलेशन है लेखक से, तो बल्लेबाज का किससे होगा? तो इस तरह से आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका बल्ला हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अक्षर अनुक्रम में आगे क्या आएगा?
ठीक है, इस तरह से भी आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। इन क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, इसमें आपका और मेरा दोनों ही समय बर्बाद होगा। आप करना चाहें तो खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बावर्ची का जो संबंध है वो रेस्टोरेंट से, तो ड्रगिस्ट का किससे होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो बावर्ची जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर काम करता है, और ड्रगिस्ट का जो रिलेशन है वो दवा से होगा, या फार्मेसी से होगा, या स्टोर से होगा, या केमिस्ट से होगा। तो सही आंसर देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, फार्मेसी से। जैसे बावर्ची रेस्टोरेंट के अंदर काम करता है, ऐसे ही ड्रगिस्ट क्या करता है, फार्मेसी के अंदर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल ही लग रहा है। जैसे पहले 2 है, फिर 23 है, यानी एक लेटर ऐड होता जा रहा है। 2 3 हुआ, 2 3 4 हुआ, 2 3 4 5 हुआ, 2 3 4 5 6 हुआ, 2 3 4 5 6 हुआ। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका, 7 आना चाहिए आई थिंक। तो देख लेते हैं, ऑप्शन बी सही होना चाहिए, और ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मैं फिर कोई क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। मुझे क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है, और ऑप्शन सही दे रखा है इन्होंने 3। पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है इसमें क्वेश्चंस में कुछ डाउट है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़े में से किस में रन रेस की तरह का संबंध है। ठीक है, रन लेने के लिए आपको रेस लगानी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है। उसी तरह से क्या करेंगे आप, पार्टी में डांस होता है, स्टडी के लिए बुक को उठाना पड़ता है। ठीक है, तो आई थिंक लेक्चर स्टडी से रिलेटेड है, एंजॉय जर्नी से रिलेटेड है। आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ई का ई है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें है वैसा ही संबंध जैसा कि आग का धूम्रपान से है। ठीक है, निम्न में से किसमें है वैसा ही संबंध जैसा कि आग का धूम्रपान में है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आग की जरूरत पड़ती है धूम्रपान के लिए। चोरी चोर, किनारा समुद्र, गायन ध्वनि, हाँ प्यास जल। गायन आई थिंक ऑप्शन सी सही होना चाहिए, ऑप्शन डी सही है, बट प्यास क्या है, जल। ठीक है, जैसे कह रहा है आग की नीड होती है धूम्रपान के लिए, उसी तरह से प्यास की नीड होती है जल के लिए। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन, इन पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द ब्रेक के लिए केवल व्यंजनों की अंग्रेजी वर्णमाला में अग्रणी अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित कर स्वरों की यथास्थिति रखकर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये टाइम टेकिंग है और इन्हें आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52, वह संख्या दाएं 19वीं संख्या बाएं 18वीं संख्या को जोड़े हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 अच्छा है। ठीक है, इसको बिना विदाउट वाइट बोर्ड के या नहीं समझाया जा सकता दोस्तों। यहाँ पे राइट ऑन स्क्रीन का ऑप्शन नहीं है, मैं सिर्फ आपको आंसर ही दिखा सकता हूँ। आप एक बार आंसर ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर ए है। आप इस प्रैक्टिस करके देखिएगा कि आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर मैं आपका आंसर दिखा देता हूँ। 53 का जो सही आंसर है वो सी है, दैट इज़ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, दी गई श्रृंखला में कितनी सम संख्याएँ हैं जिसमें से प्रत्येक एकदम सम संख्या है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर है डी। ये दोस्तों ये रीजनिंग शुरू हो गई है, मैं आंसर दिखा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 55 का आंसर सी है, एंड 56 क्या है, दी गई श्रृंखला 56 में जो है आपका सही आंसर होगा बी। एंड 57 में देख लीजिएगा, 57 का करेक्ट आंसर होगा आपका ई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेहान के कार्यस्थल में काफ़ी शॉप के बीच क्षैतिज दूरी कितनी है। ये क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन देख लीजिएगा, ए है। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और आपकी हेल्प के लिए ये दिया हुआ ये नीचे सॉल्व करके दिखाया गया है, जूम करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा। 61 देखिए, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम है ITI इंस्ट्रक्टर का, उसमें आपको पता है कि यूपी जीके के 5 क्वेश्चन आने हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है यूनाइटेड प्रोविंस, ऑप्शन बी है उत्तरी प्रांत, ऑप्शन सी है अवध प्रांत और ऑप्शन डी है आर्य प्रदेश। तो आप इसका आंसर देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है ए, यूनाइटेड प्रोविंस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। जैसे आप इसको याद रखना चाहें उसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का जो पूर्व है नाम है वो क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस। तो ये आपको याद रखना ही रखना है। एनी हाउ अगर ये आपने याद नहीं किया तो 1 नंबर आपके हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिलना ही मिलना है। ठीक है, अब देखिए याद कैसे रखेंगे। उत्तर प्रदेश को क्या है, आप यूपी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और यूनाइटेड प्रोविंस को भी शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? यूपी, यू फॉर यूनाइटेड और पी फॉर प्रोविंस। तो यूपी ऐसे आपको याद रख सकता है। बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है कि उत्तरी प्रांत नहीं होगा ना यहाँ, क्योंकि ये भी यूपी बन रहा है। तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस थोड़ा सा इतना भी याद रखेंगे आपको कि यूपी को पहले भी हम यूपी कहते होंगे, तो यूनाइटेड प्रोविंस आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप नोट्स बना रहे हैं उसमें इसको नोट कर लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, 240,928। ठीक है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। आप इसको याद रखेंगे। और ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं कि ऑप्शन ए और डी तो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन बी और सी में वो कंफ्यूज करने की आपको कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन में आपको नियरेस्ट वैल्यू मिल सकती हैं। तो इसलिए आप इसको ऐसे याद रखिए, 240,928। अब इसको किसी से रिलेट कर लीजिए दोस्तों, ना किसी ना किसी वैल्यू से रिलेट कर लीजिए जो कि आपको याद रहे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने कैसे याद करा है, मैं आपको बता देता हूँ। अब आप कैसे याद रखेंगे वो आप पे डिपेंड कर रहा है। जैसे शुरू में दिख रहा है आपको 240, तो 240 दोस्तों मेरे कॉलेज का कोड है। ठीक है, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है वो मेरा कॉलेज कोड था 240। और ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं, आप अपनी ट्रिक कोई भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 240,928 ऐसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उत्तर प्रदेश जीके से 5 क्वेश्चन आने हैं। तो 5 क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, बट मैं जो आपको कराऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको इस तरह की वीडियो अगर देखनी है, आपको जुड़े रहना है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सपोर्ट कीजिए, इसलिए मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो हमें एक हौसला मिलता है, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आ सकें। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? दोस्तों ऐसे लग रहा है कि जैसे ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चंस को ना पूछा गया हो। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन ए 2। ठीक है, उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? 2 में। अब कैसे याद रहेगा, हम किसी बच्चे से कहते हैं उत्तर दो, उत्तर दो, तो उत्तर क्या दिया आपने? 2, यानी उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? 2 में। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। और देखिए कई ट्रिक हो सकती हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश को हमने 2 भागों में बांट दिया, कैसे? एक उत्तर प्रदेश बना दिया, एक उत्तराखंड बना दिया। दोस्तों ये सिर्फ याद रखने के लिए आपको, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस को किसी ट्रिक से रिलेट कीजिए, किसी चीज़ से रिलेट करने की कोशिश कीजिए, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आंसर आपको याद रहें। कई बार क्या होता है, हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम में जाके सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। तो उसका रीज़न यही रहता है कि आपने पढ़ा बहुत है लेकिन आपने उसको रिलेट नहीं किया। अब लास्ट मोमेंट पे इतनी सारी चीज़ें आपके माइंड से थी जो सारी की सारी मिक्सअप हो जाती हैं, कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो रिलेट करने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा? 2 में। अब मैंने कैसे इसको याद किया? उत्तर 2, ठीक है। या फिर उत्तर प्रदेश को हमने 2 भागों में बांट दिया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में।
मुझे नहीं लगता कि आप पूरी लाइफ में इस क्वेश्चन का जवाब भूल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं शब्द को ज़रूर पकड़ना है। क्वेश्चन आपको घुमाने की कोशिश करेगा और आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है और वहीं पे इस तरह के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपने ये देखना है कि प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई मतलब मैच बॉक्स, माचिस बनाने का कारखाना नहीं है पूछा गया है। बरेली में नहीं है, या सहारनपुर में नहीं है, या आगरा में नहीं है, या इलाहाबाद में नहीं है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बरेली। बरेली में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है। अब कैसे याद रखेंगे दोस्तों, बरेली से आप शब्द पकड़ेंगे बर्र। बर्र आप जानते होंगे, एक पीले कलर का एक कीड़ा होता है जो काट लेता है, उड़ता है, उसे हम बर्र बोलते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे एक स्टोरी से याद रख लीजिए कि आप दिया सलाई लगाने का कारखाना तो लगा रहे थे बरेली में, लेकिन बरेली में क्या हो गया, बर्र ने काट लिया, तो आपने वहाँ पे कारखाना नहीं लगाया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, या आप ऐसे याद रख सकते हैं, बरेली से आप रेल पकड़ेंगे, रेल। ठीक है, अब वहाँ पे दिया सलाई लगाने का कारखाना तो आप लगा रहे थे बरेली में, बट जहाँ आप कारखाना लगा रहे थे वहाँ से ना रेल गुजरनी थी। ठीक है, रेल की लाइन गुजरनी हुई, गवर्नमेंट ने वहाँ से ये प्रूव कर दिया कि यहाँ से रेल की लाइन बनेगी, तो आपको अपना दिया सलाई का कारखाना हटाना पड़ा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस ये आपको याद करने के लिए ट्रिक है, एक याद करने की स्ट्रेटजी है, तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को, आंसर को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से घोषित राम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था। आई रिपीट द क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से घोषिता राम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था। तो ऑप्शन है आपके, 4 ऑप्शन है, मथुरा, राजघाट, कौशाम्बी, अहिच्छत्र। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से घोषित राम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ कौशाम्बी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौशाम्बी से क्या हुआ, घोषिता राम नामक का बौद्ध विहार का पता लगा था। ठीक है, अब देखिए कैसे आपको याद रहेगा। आपके यूपी के अंदर एक मेट्रो स्टेशन है, यूपी में भी आपका गाजियाबाद में, कौशाम्बी नाम से। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कौशाम्बी में मेट्रो स्टेशन बनाने की घोषणा हुई। ठीक है, घोषित किया हमने, ठीक है, और उसका नाम रखा घोषिता राम। ठीक है, तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कैसे भी, और आप अपनी ट्रिक को भी बना सकते हैं। मैंने तो इसको ऐसे याद कर रखा है कि घोषित किया हमने क्या, कि मेट्रो स्टेशन बनेगा आपके कौशाम्बी में, जो कि कौशाम्बी गाजियाबाद के अंदर एक मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी है ब्लू लाइन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66, विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की रचना भारत के किस प्रदेश में हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की रचना भारत के किस प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन है आपके, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब। आप अपना आंसर सर्च कीजिए, फाइंड आउट कीजिए और मार्क कीजिए कि आपका सही होता है या नहीं होता है। 10 सेकंड दिए जाते हैं आपको। चलिए देख लेते हैं सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो कहाँ हुई है, आपके उत्तर प्रदेश में हुई है। और देखिए दोस्तों, और आपको ये क्वेश्चन कैसे याद रख सकते हैं कि अगर आप यूपी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी वो यही रहेगी कि अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश उसका आंसर सही होगा। अगर आपको ट्रिक, मतलब अगर आंसर याद है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है और आप यूपी ट्रिपल एस सी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऑप्शन आप यूपी टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए एक सजेशन है, बाकी मानना न मानना आपके ऊपर है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो मैं आपको फोर्सफुली नहीं कहूँगा कि आप उत्तर प्रदेश ही टिक करें, बट मोस्ट प्रोबेबली यही होता है, अगर आपको तुक्का लगा नहीं है, कि जिस स्टेट का एग्ज़ाम है तो उसमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68, धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा। क्वेश्चन है आपका, धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा। 4 ऑप्शन है आपके, पूर्व पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, ताम्र युग और किसी में नहीं। ठीक है,
तो सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताम्र युग। ठीक, तो धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा? ताम्र युग में। अब देखिए कोई ना कोई ट्रिक बनाइए दोस्तों, आप अपने दिमाग में बनाइए, मैं अपने दिमाग में बनाता हूँ, फिर देखिए आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इससे आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, आंसर देखने से पहले आप इसको रिलेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने कोई ट्रिक बनाई, देखिए मैंने क्या बनाया दोस्तों, धातु, ताम्र, ताम्र से आप याद रखेंगे तांबा, तो तांबा क्या है? एक धातु है। ठीक है, और किसी ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि जहाँ पे इस तरह के धातु का यूज हो रहा हो, तो धातु क्या है आपका? तांबा एक धातु है। तो अब जब धातु का प्रयोग मानव ने किया तो इस युग का ही नाम ताम्र युग रख दिया। ठीक है, तो हम ऐसे याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें उस युग में ताम्र का युग हुआ, तो उसमें हमने क्या करा, उस धातु का प्रयोग किया था, इसलिए हमने उस युग का ही नाम ताम्र युग रख दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी ट्रिक मुझसे डिफरेंट भी हो सकती है, उससे मुझसे बेटर भी हो सकती है, बट चीज़ों को आप याद रखिए। अपनी ट्रिक बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मेरी ट्रिक को ही याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीजीके का। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज 7.34%। यानी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो इंडिया के एरिया का 7.34% है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए इसको रिलेट कैसे करें। देखिए आपका जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व में 7वें नंबर पे है। ठीक है, आपको ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व में 7वें नंबर पर है। तो जब यूपी की बात आएगी तो आप 7 ढूंढेंगे ऑप्शन में से और आप अपने सही आंसर पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि भारत 7वें स्थान पर है और यूपी का जो क्षेत्रफल है वो 7.34% है। एरिया ऑफ द यूपी इज़ द 7.3% ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तृत मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा जा सकता है? क्वेश्चन इज, विस्तृत मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा जा सकता है? दोस्तों देखिए ये वीडियो मैं हिंदी में लेके क्यों आया हूँ, जो मुझे लगता है कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट तो हिंदी में इजीली समझ सकते हैं, बट हिंदी वालों को इंग्लिश में समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए ना हिंदी वालों का लॉस हो ना इंग्लिश वालों का लॉस हो, इसलिए क्वेश्चन मैं इंग्लिश में ना लेके हिंदी में लेके आया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस को मैं इंग्लिश में भी लेके आऊँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक मुझे आपके कमेंट नहीं मिलेंगे तब तक मैं इस वीडियो को इंग्लिश में लेके नहीं आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन था विस्तृत मैदानी भागों को कितने उपभागों में बांटा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कैसे याद रखेंगे। मैदानी भागों को बांटना ना, मैदानी में दिख सकता है आपको माँ 1, दा 2 और ना 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैदानी जो मिला है वो 3 से मिलकर बना है। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखेंगे कि मैदान को आपने कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? मैक्सिमम 3 में। माँ को अलग कर दीजिए, दा को अलग कर दीजिए, ना को अलग कर दीजिए, तो बन गया आपका मैदान। ठीक है, तो मैदान हो गया आपका। और कैसे याद रखेंगे? अब देखिए मैदान में अगर आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो कम से कम 3 लोग चाहिए, एक बैट्समैन चाहिए, एक बॉलर चाहिए और एक आपका कीपर चाहिए। ठीक है ना, तो मैदान में अगर आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो कम से कम आपको 3 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स हैं। ठीक है, इन ट्रिक की हेल्प से आप क्वेश्चंस को याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं। ये मैंने ट्रिक बनाई है, बाकी आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं जो आपको बेटर लगे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ठीक है, आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस टाइम पे मान्यता मिली, उसको मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर भी आपके सामने है, ऑप्शन नंबर बी। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में जो हुआ हड़प्पा सभ्यता को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा। मुझे लग रहा है एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, रीड कीजिए और ऑप्शन मार्क कीजिए। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा, देखिए फिर से देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 72, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ठीक है, अम्बेडकर के बीच में और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था, तो उसका प्रावधान क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचित क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो क्या है इसका सही आंसर कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो ये क्या हुआ था 1932 में B.R. अम्बेडकर जी के बीच और महात्मा गांधी जी के मध्य जो क्या हुआ था, हमारा एक पूना समझौता हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पूना समझौता कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, पूना समझौता कब हुआ था। अब देखिए पूना को पढ़िए तूना, है ना, पूना को पढ़िए तूना और 32 को पढ़िए बत्ती। तो कोई है जो कह रहा है तूना बत्ती बंद कर दिया कर, है ना, तूना रूम की बत्ती बंद कर दिया कर, बत्ती खुली छोड़ देता है दोस्तों, लाइट ऑन छोड़ देते हैं। जैसे कुछ लोग रूम की फ़ैन चले छोड़ देते हैं, ऐसा आपके स्कूल कॉलेज में घर में हो सकता है कि बच्चे क्या करते हैं, लाइट्स ऑन छोड़ देते हैं। तो किसी ने कहा तूना बत्ती बंद कर दिया कर, तो आपको याद रहेगा तूना से याद आ जाएगा पूना और बत्ती से याद आ जाएगा 32। तो आपको ये याद रहेगा क्वेश्चन कि जो पूना समझौता था वो 1932 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको ट्रिक्स कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, तब आप, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता लगता है कि आपको वीडियो कितनी पसंद आ रही है। ठीक है दोस्तों, और बाकी आपको हरिजनों के आरक्षण से रिलेटेड तो याद आ जाएगा, क्योंकि B.R. अम्बेडकर जो थे उन्होंने हरिजन के कल्याण के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। तो B.R. अम्बेडकर की जो मीटिंग हुई वो इसी ऑब्जेक्टिव को लेके हो सकती है, तो आपको ये चीज़ याद रहेगी। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या साम्यवादी अर्थव्यवस्था है या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप अपना क्वेश्चन मार्क कीजिए, आंसर मार्क कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है और मुझे लगता है ये मैक्सिमम लोगों का सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जो भारत की जो अर्थव्यवस्था वो कैसी है, मिक्स्ड है ना, याद रहेगा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों क्या कहूँ इस क्वेश्चन के लिए, कोई भी आप क्वेश्चन पेपर देखिए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन आप अपना मार्क कीजिए। आपने अपना क्वेश्चन चूज़ कर लिया होगा, देखते हैं सही आंसर क्या है। ऑप्शन सही है आपका डी, दैट इज टिकेटियस। ठीक है, तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, टिकेटियस, भूगोल का जनक। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक बनाइए दोस्तों। मैं भी ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी ट्रिक मैंने अभी तक नहीं बनाई है। आप भी सोचिए, कुछ बताइएगा दोस्तों। कोई जो कमेंट में आप ना अपने ट्रिक्स भी बताएं, ठीक है, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो। मान लीजिए देखिए मेरे दिमाग में जो चल रहा है हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और चले, तो जो आप ट्रिक्स बना रहे हैं ना उन्हें कमेंट में बताएं, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो। ठीक है, एक हमें नया जो कॉन्सेप्ट जनरेट करना है ना, ट्रिक से याद करना है हर चीज़ को। तो हो सकता है आपके माइंड में अच्छी ट्रिक चल रही हो। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, टिकेटियस को। कैसे आप इसे याद रखेंगे, देखिए ऐसे याद रख सकते हैं। भूगोल से हमने गोल को पकड़ा और टिकेटियस से हमने टिकट को पकड़ा, है ना, टिकट, या फिर टिकेटियस कैट को पकड़ लें ना। देखिए ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो भूगोल से हमने गोल को पकड़ा, टिकट जो पता, देखिए आपकी जो टिकट होती है वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है। ठीक है, तो अब नया कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे, हम टिकट को गोल बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, टिकट को कैसे बनाएंगे, गोल बनाएंगे। अभी तक रेक्टेंगुलर होती है या स्क्वायर शेप में होती है, आज के बाद से टिकट गोल होगी। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, रिपीट कर दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। देखिए ऑप्शन है आपके मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो, अमीर हसन। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कहा हिंदुस्तान का तोता? अमीर खुसरो ने। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, जो तोता होता है ना वो हमेशा खुश रहता है ना, सबकी नकल करता रहता है, कॉपी करता रहता है, जैसे आप बोलोगे वर्ड्स को रिपीट करता रहता है। इसका मतलब क्या है कि तोता बहुत खुश है ना, तोता बहुत खुश है, तो इसका मतलब है अमीर खुसरो। ठीक है, एक तो ट्रिक ये बनती है। दूसरी ट्रिक ये बन जाएगी कि अगर आप तोते को पिंजरे से निकाल दें तो क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। ठीक है, अमीर क्या करते हैं, शौक पाल लेते हैं, अमीर क्या गरीब क्या, सभी तोते को बंद करके रखते हैं और वो कॉमेडी करता रहता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बट हमने उसकी लाइफ को क्या है, एक खतरे में डाल रखा है, हमने उसकी लाइफ को बाउंड कर रखा है। तो एक हमने यहाँ से ट्रिक बनाई कि हमने तोते को क्या कर दिया, पिंजरे से बाहर निकाल दिया, तो वो बहुत खुश हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की ट्रिक्स आप बना सकते हैं और अपनी ट्रिक को भी कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए साइंस के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है जो कि साइंस का है। कार्य का मात्रक क्या है? ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है जूल, न्यूटन, वॉट और डाइन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा जूल। देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर क्या है? ए। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, जो स्कूलों में कार्य होता है वो कब से शुरू होता है? जुलाई से। या ऐसे याद रखिए कि मई जून में तो स्कूल बंद रहते हैं और खुलते कब से हैं? 1 जुलाई से। इसका मतलब है स्कूलों में कार्य कब से शुरू हो रहा है? जुलाई से। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। ट्रिक को मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। मई जून में स्कूलों की छुट्टियाँ होती हैं, जुलाई से कार्य शुरू हो जाते हैं, 1 जुलाई से स्कूल खुल जाते हैं, तो कार्य का मात्रक क्या हो गया? जुलाई, यानी कि जूल। ठीक है दोस्तों, याद करने की एक ट्रिक। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जिसे हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। तो लाइट ईयर किसकी जो इकाई है वो दोस्तों हमारी दूरी की इकाई होती है। ये कहाँ यूज होती है दोस्तों? जब हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बीच की दूरी देखते हैं, या अंतरिक्ष में जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच की जो डिस्टेंस हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि प्रकाश वर्ष में हम उसको मेजर करते हैं और दूरी की ये जो है इकाई है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन मार्क कीजिए, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। नहीं दोस्तों, क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो ऑप्शन ए है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, एक ही प्रकार का परमाणु यानी कि सिमिलर होना चाहिए, तो मिश्रण में तो सिमिलर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका सही आंसर क्या है। ऑप्शन सी, प्राकृतिक तत्व। ठीक है, जो नेचुरल एलिमेंट होगा उसमें क्या होगा? एक ही प्रकार के एलिमेंट पाए जाएंगे। ठीक है, तो एक ही प्रकार के एलिमेंट जिसमें हम पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक तत्व। देखिए यौगिक में तो आपने मिश्रण कर दिया ना, और मिश्रण में तो मिश्रण है ही खनिज मिश्रण में, तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तत्व, यौगिक, मिश्रण, ठोस। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ एक बार। दो या दो से अधिक तत्व मतलब एलिमेंट के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज यौगिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। हो सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ना दिखाई दे, मैं रीड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको विजिबल नहीं होगा, बट फिर भी मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने यूज़ किया? क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है आपके अरस्तु ने, ऑप्शन बी है आपका पुरकिंजे ने, ऑप्शन सी है वॉन माल ने, ऑप्शन डी है लेमार्क तथा ड्रेविरेनस ने। क्वेश्चन और ऑप्शन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए है अरस्तू ने, ऑप्शन बी है पुरकिंजे ने, ऑप्शन सी है वॉन मॉल ने, ऑप्शन डी है आपका लेमार्क तथा ट्रेविनेंस ने। तो सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ लेमार्क तथा ट्रेविनेंस ने। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जो सर्वप्रथम किसने जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का प्रयोग शब्द किस जो किया था वो लेमार्क ने किया था। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जीव की बात हो रही है, विज्ञान की बात हो रही है, यानी कि बायोलॉजी की बात हो रही है, तो उसको लेमार्क यानी आपने मार्क कर दिया, मार दिया है ना, मार्क कर दिया यानी कि मार्क कर दिया। किसने मार्क कर दिया? देखिए, जीव को मार दिया, जीव को क्या कर दिया? मार दिया। मार्क करा कि पहले हमें कहाँ से काटना है। देखो दोस्तों, ये ना कोई भी आप अदरवाइज़ ना लें, ये जो चीज़ें हैं बस आपको याद कराने के लिए, मेमोराइज़ कराने के लिए। देखिए, जीव को हम कैसे करते हैं? मार देते हैं ना, आपने देखा होगा, जैसे गर्दन पे वार कर दिया, मार दिया, तो आप पहले क्या करते हैं? मार्क करते हैं कि आपको इसको कहाँ से काटना है। ठीक है दोस्तों, आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, बलि दी जाती है तो गर्दन से काटा जाता है, तो पहले मार्क किया जाता है। मार्क की मतलब हमें यहाँ से काटना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा कराया हुआ जो कंटेंट है वो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं दोस्तों। इस वीडियो के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों पार्ट में टोटल आपको 80 क्वेश्चन कराए गए हैं। पहली वीडियो में 17 क्वेश्चन है, दूसरी वीडियो में बाकी के क्वेश्चन हैं, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।